अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम ड्रामा को एज अ लिटरेरी जॉनरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लिटरेचर क्या चीज़ है और जॉनरा क्या चीज़ है। लिटरेचर बुनियादी तौर पर एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है कि जिसके अंदर एक आर्टिस्टिक टच होता है, यानी लिटरेचर के अंदर एस्थेटिक टच भी आपके पास होता है और आर्टिस्टिक टच भी आपके पास होता है। अब जॉनरा से क्या मुराद है? हम जानते हैं कि लिटरेचर मुख्तलिफ टाइप्स का होता है, जैसे पोइट्री आपके पास आ जाती है, जैसे प्रोज आपके पास है, जैसे ऐसे आपके पास हैं, जैसे ड्रामा आपके पास है। ये जितनी टाइप्स हैं ये लिटरेचर के जॉनरास कहलाते हैं और ड्रामा भी लिटरेचर का एक जॉनरा है। तो दोस्तों, वर्ड ड्रामा जो है वो ग्रीक वर्ड ड्राओ से लिया गया है, जिसका मतलब है टू डू, टू एक्ट। ड्रामा का बुनियादी मकसद ये है कि कुछ एक्ट करके दिखाना। अब ड्रामा क्या है? ड्रामा बुनियादी तौर पर एक परफॉर्मेंस है स्टेज के ऊपर जो एक्टर्स करते हैं और ऑडियंस उनको देखती हैं। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ स्टेट, सिचुएशन और अ सीरीज ऑफ इवेंट इन्वॉल्विंग इंटरेस्टिंग और इंटेंस कंफ्लिक्ट। अब इस डेफिनेशन के अंदर हम देखते हैं अ स्टेट, सिचुएशन और सीरीज ऑफ इवेंट, यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमें एक्सप्लेन कर रही हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट या प्लॉट के बारे में। ड्रामा एक ऐसा जॉनरा है कि जिसके अंदर एक प्लॉट होता है, एक स्टोरी लाइन होती है और उसके अंदर इंटेंस किस्म का कंफ्लिक्ट होता है। कंफ्लिक्ट बुनियादी तौर पर होता है कि किसी भी दो कैरेक्टर्स या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान जो टग ऑफ वॉर होती है उसे हम कहते हैं कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं। ड्रामा बुनियादी तौर पर एक आर्ट है जो कि डील करता है विद राइटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ प्ले, यानी ड्रामा एक आर्ट है जिसके अंदर प्लेज को राइट किया जाता है और उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस ऑन स्टेज। तो अब ड्रामा को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम देखते हैं कि ड्रामा की जो प्रैक्टिस है उसकी जो रूट्स हैं वो कल्टिक एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस है, यानी जो सकाफती सरगर्मियां होती, जो रसूम रवाज होते थे, इस किस्म की सरगर्मियों में ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था, या ड्रामास को परफॉर्म किया जाता था टू रिप्रेजेंट कल्चर। अब एंशियंट जो ट्रेजेडीज और कॉमेडीज थी वो परफॉर्म की जाती थी कि ऑनर किया जा सके डायनेसिस को। अब ट्रेजेडीज क्या होती हैं? ट्रेजेडी ड्रामा का एक सब जॉनरा है कि जिसके अंदर जो एंडिंग होती है वो हैप्पी नहीं होती, सैड एंडिंग होती है। कॉमेडी भी एक जॉनरा है जिसके अंदर जो एंडिंग है वो हैप्पी होती है। अब जिस तरह शेक्सपियर का 12th नाइट है वो एक कॉमेडी है, और उसके अलावा शेक्सपियर का हैमलेट जो है हमारे पास प्ले, वो बुनियादी तौर पर एक ट्रेजेडी है। तो जो एंशियंट ट्रेजेडीज और कॉमेडीज होती थी वो परफॉर्म की जाती थी डायनेसिस को ऑनर करने के लिए। अब डायनेसिस कौन थे? बुनियादी तौर पर डायनेसिस को गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी कहा जाता है, और उनको कमेमोरेट करने के लिए या उनको ऑनर करने के लिए एंशियंट ट्रेजेडीज या कॉमेडीज को परफॉर्म किया जाता था। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि जो एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस थे उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो क्लासिकल एथेंस था वहाँ से जो ट्रेजेडियंस आए उनमें सबसे पहले आपके पास एस्काइलस थे, उसके अलावा जो दूसरे ट्रेजेडियन थे वो यूरोपीड्स थे, और एंड में हमारे पास सोफोक्लीस थे। ये तीन जो थे ग्रेट ट्रेजेडियंस थे जो कि क्लासिकल एथेंस के दौर से आते थे। यूरोपीड्स को क्लासिफाई किया जाता है कि उन्होंने तकरीबन 95 प्लेस लिखे, लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो तीन ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियंस थे क्लासिकल एथेंस के दौर से, इन्होंने ड्रामा को एक रूट फराम की और इनको पायनियर समझा जाता है, और क्लासिकल ड्रामा को इन्होंने बहुत ज़्यादा बामे उरूज तक पहुंचाया। ड्रामा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, उसकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। हमने देखा कि दो अकसाम को हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा कि उसके अंदर आपके पास जो पहली किस्म आती है वो कॉमेडी है और उसके अलावा ट्रेजेडी है। ये दो अकसाम हैं। अब एरिस्टोटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलोसॉफिकल फिगर है कि जिन्होंने तकरीबन हर फील्ड में काम किया, और लिटरेचर की फील्ड में जो इनका काम है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। एरिस्टोटल ने हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ट्रेजेडी के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उनकी जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। एरिस्टोटल ने कहा था कि अ ट्रेजेडी इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन विच इज़ सीरियस एंड कंप्लीट with person performing the action invoking pity and fears। ट्रेजेडी क्या होती है? किसी भी एक्शन की इमिटेशन होती है जो कि सीरियस होता है और कंप्लीट होता है। उसके अंदर जो
पर्सन्स होते हैं या लोग होते हैं वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस से जो एटमॉस्फेयर है वो पिटी और फियर्स का होता है और उसकी वजह से लोगों को इमोशनल रिलीफ हासिल होता है। वो अपने रिप्रेस्ड या ओप्रेस्ड इमोशन से जान छुड़ा लेते हैं और इस प्रोसेस को कैथारसिस कहते हैं। यानी जो ट्रेजेडी है उसकी वजह से लोग एक फीलिंग को एक्सपीरियंस करते हैं जिसे कैथारसिस की फीलिंग कहते हैं। ड्रामा जो था वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉनरा था क्लासिकल एंटीक्विटी में। अब क्लासिकल एंटीक्विटी क्या है? क्लासिकल एंटीक्विटी बुनियादी तौर पर फ्लरिशमेंट की स्टोरी है दो शहरों की, ग्रीस और रोमन। ये एक ऐसा दौर है कि जिसके अंदर ग्रीस और रोमन वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट हुई, मुख्तलिफ जो लिटरेरी पर्सनैलिटीज़ थी वो अराइज, जो लिटरेचर के बारे में बहुत ज़्यादा काम हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंस ड्रामा की वो वैनिश होना शुरू हो गई जब मिडिल एजेस आई। अब मिडिल एजेस को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो ये वक्त नहीं है कि मैं मिडिल एजेस को आपके सामने एक्सप्लेन करूं, तो उसके लिए आप चौसर एज को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मिडीवियल टाइम के जो इवल्स एंड इल्स हैं वो आपके सामने बहुत ज़्यादा क्लियरफाई होना शुरू हो जाएंगे। अब दो इंपॉर्टेंट टाइप्स जिनको हमने देखना है वो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस हैं। अब मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस क्या करते थे? मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस जो थे वो रिलीजियस, एलिगोरिकल और बिब्लिकल थीम्स को इस्तेमाल करते थे। अब रिलीजियस थीम आपको पता है कि उसमें रिलीजन की बात होती थी और एलिगोरिकल थीम से मुराद जी एलिगरी क्या होता है लिटरेचर के अंदर? एलिगरी बुनियादी तौर पर एक लिटरेरी डिवाइस है कि जिसके अंदर चीज़ का अंडरलाइंग मीनिंग समझा जाता है। उसका सरफेस लेवल की बात और होती है और उसका अंडरलाइंग मीनिंग और होता है। उसके बाद बिब्लिकल थीम्स रिलेटेड टू बाइबल हैं। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा के कंपोनेंट्स को हम देखने लगे हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ड्रामा के। तो सबसे पहले किसी भी ड्रामा का स्टोरी और प्लॉट होता है। स्टोरी और प्लॉट क्या है? यानी ड्रामा के अंदर जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे होते हैं वो उसकी स्टोरी या उसका प्लॉट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स स्टोरी है प्रोटैगनिस्ट की कि जो इवल पावर की वजह से अल्यूरमेंट का शिकार होता है और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और अपने हमार्शिया की वजह से वो उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो अब ये डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी है वो बुनियादी तौर पर एक प्लॉट के ऊपर बेस करती है। उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। फॉस्टर्स के अंदर किस तरीके से ये ख्वाहिश जागती है कि वो मज़ीद इल्म हासिल करे, किस तरीके से वो नेक्रोमेंटिक वर्ल्ड के अंदर चला जाता है और किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो ये सारी जो स्टोरी है वो प्लॉट कहलाती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कैरेक्टर है। किसी भी स्टोरी को फुलफिल करने के लिए, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस करने के लिए कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। कैरेक्टर के बगैर चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो ड्रामा हो, कोई भी जिसको कहते हैं लिटरेरी वर्क वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्राइमरी फीचर है ड्रामा का। उसके बाद आपके पास स्टेज प्रॉपर्टी आती है। किसी भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को करने के लिए आपको थिएटर चाहिए होता है और स्टेज चाहिए होता है, प्रॉप्स चाहिए होते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं कि जिसकी मदद से जो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस हो सकती है उसे आप स्टेज प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड म्यूज़िक, यानी पस मंज़र में जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है ड्रामा को परफॉर्म करते हुए, उसे बैकग्राउंड म्यूज़िक कहा जाता है। एलिज़ाबेथन ड्रामा, अब जो इंग्लिश रेनेसां है वो 15th से 16th सेंचुरी में आया और वो एक लिटरेरी पीरियड था। उसे रीबर्थ ऑफ नॉलेज के नाम से याद रखा जाता है। अब इंग्लिश रेनेसां डिवाइड होता है दो एजेस के अंदर, एक को जैकोबियन एज कहते हैं और दूसरी एज एलिज़ाबेथन एज। अब जैकोबियन एज किसके नाम पर है? उस दौर का जो रूलर जेम्स वन उसके नाम पर है कि जिसका पीरियड था 1603 से लेकर 1625, और एलिज़ाबेथन एज जो क्वीन एलिज़ाबेथ वन के नाम पर है और उसका जो लिटरेरी पीरियड है वो 1558 से 1603 है। अब जो सबसे ज़्यादा काम हुआ ड्रामा को लेकर वो एलिज़ाबेथन एज के अंदर हुआ, उसे हम देख लेते हैं। अब जो ड्रामा है वो इस पीरियड में रिवाइव हुआ। जो दो फेमस प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट थे एलिज़ाबेथन एज के वो क्रिस्टोफर मार्लोव और विलियम शेक्सपियर थे। इन्हें हम इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एलिज़ाबेथन ड्रामा है क्या?
अब इसको अगर सिंपल अल्फाज में समझने की कोशिश की जाए, ऐसा ड्रामा जो एलिजाबेथ वन के रीयन में लिखा गया उसे एलिजाबेथन ड्रामा कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है एलिजाबेथन ड्रामा की, कि जब भी क्विकली कोई क्वेश्चन पॉप अप आपके सामने हो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं कि एलिजाबेथन ड्रामा बेसिकली वो ड्रामा है कि जो कि क्वीन एलिजाबेथ वन के रीयन में लिखा गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी है कि जिसे इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी और लॉफ्टी पेडेस्टल के ऊपर प्लेस किया गया है, वो विलियम शेक्सपियर की पर्सनालिटी है। विलियम शेक्सपियर एक पॉपुलर प्ले राइट थे, ये एक पोइट भी थे। उन्हें बार्ड ऑफ एवन का लक़ब दिया जाता था और इस नाम से उन्हें याद किया जाता था। फेमस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लेज लाइक कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एटसेट्रा। अब जो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखी, इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी लिखी। इनकी कॉमेडी के अंदर जो फेमस कॉमेडी है वो आपके पास ट्वेल्थ नाइट है, और ट्रेजेडीज़ के अंदर जो फेमस ट्रेजेडी है वो आपके पास हैमलेट है। उसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने 152 सॉनेट्स भी लिखे। एक और इम्पॉर्टेंट फिगर जो प्रॉबली मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि इनका जो एक वर्क है डॉक्टर फॉस्टर, उसे मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं उसमें से कोई नई चीज़ क्रिटिकली एवेलुएट करके निकालता हूँ, वो हैं हमारे पास क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव बुनियादी तौर पर एक इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, पोएट और एलिजाबेथन एज के ट्रांसलेटर हैं फेमस। उनका जो स्टेटस है वो शेक्सपियर से नीचे है, यानी वो नेक्स्ट टू शेक्सपियर गर्दाने जाते हैं, तो उनका भी स्टेटस इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई है। नाउन फॉर राइटिंग इन ब्लैंक वर्स, उनका जो सिग्निफिकेंट वर्क था डॉक्टर फॉस्टर, उसे भी उन्होंने ब्लैंक वर्स में तकरीबन लिखा, यानी वो किसी रेगुलर रिदमिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते थे जो उस दौर के अंदर एक फैशन था। उन्होंने ब्लैंक वर्स का जो एक तरीकाकार था लिखने का, उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लॉफ्टी पेडिस्टल के ऊपर प्लेस करवाया। अपॉन द एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ। अब उनको ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगा और उन्हें फिर कत्ल कर दिया गया। क्रिस्टोफर मार्लोव के इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम देखते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क क्वीन ऑफ कार्थेज है, उसके बाद टैम्बरलेन 1 है, देन हमारे पास टैम्बरलेन 2 है, देन हमारे पास ज्यू ऑफ माल्टा है, उसके बाद हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स है। तो यहाँ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ड्रामा के जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी थम्स अप किया करें और अपनी राय से हमें लाजमी आगाह किया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।